नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री और टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी अचानक इलाके की 16 आना मस्जिद पहुंच गई। ममता बनर्जी ने इस दौरान इलाके के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए और चर्चा के बाद तस्वीरें ली गई। ममता बनर्जी के अचानक मस्जिद पहुंचने पर बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि भवानीपुर में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी और ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो इसे भूल जाइए, उन्हें पसीना आ रहा है। 16 आना मस्जिद का यह दौरा अचानक नहीं है बल्कि वार्ड 77 से वोट मांगने के लिए एक योजनाबद्ध यात्रा है। बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के मुकाबले के लिए प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। रविवार से टिब्रेवाल ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। इससे पहले शनिवार को प्रियंका ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रियंका ने चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर तंज कसा। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने राज्य में हो रहे अन्याय के खिलाफ लोगों की सुरक्षा के लिए देवी काली से प्रार्थना की। कालीघाट में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है और यह इलाका भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। बता दें कि मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। बंगाल का सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी को नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। बता दें कि भवानीपुर उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो 3 अक्टूबर को आएगा। वहीं बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उपचुनाव वाले इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 40-40 कंपनियों को तैनात किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए वे लोगों को प्रभावित भी कर सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, भवानीपुर में उपचुनाव है और ममता बनर्जी मस्जिद पहुंची हैं, क्या मायने हैं ममता बनर्जी के मस्जिद पहुंचने के? सबसे सवाल जो आपने कहा है ये तो सही बात है, क्योंकि फिलहाल जो पश्चिम बंगाल का जो राजनीति का जो स्टेटस अगर आप देखेंगे तो हम सिर्फ यही बोल रहे हैं ये राजनीति जो स्ट्रेटेजी बंगाल पे चल रहे मतलब वो धर्म का सियासत के ऊपर चल रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल और बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आप अगर देखें तो 2021 साल 20 साल भवानीपुर क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था तो उसमें टीएमसी का वरिष्ठ नेता की शुभेंदु चटर्जी ने करीब 73,505 वोट पर जीते थे। तो इसके साथ साथ जो रुद्रनील घोष वो भी करा हुए थे तो उन्होंने 44,786 वोट मिले। तो आप देखिएगा अगर पिछले अब 2016 साल में देखिएगा जब ममता दीदी यही क्षेत्रों से जीते थे तो ममता दीदी का 65,520 वोट मिले थे और उसमें आपका दीपा दास मोहन सिंह कांग्रेस का उसको मिले थे 40,219। तो आप अगर सीधा स्ट्रेटेजी देखिए तो 2016 साल में जब टीएमसी का 58% समर्थन था उसको 58% चुनाव मिला था, तो इसमें क्या है बीजेपी का 35% मिला था उसी समय। लेकिन इस आप अगर देखें तो बीजेपी का जो रुद्रनील घोष इसी साल जो मतलब सेकंड पोजीशन में थे उसका 44,786 वोट मिले थे, क्योंकि 2016 में 26,229 वोट मतलब बीजेपी का वोट की परसेंट भी बहुत आगे बढ़ गया। ये सबसे बड़ी सवाल तो यही हो रहा है ये क्योंकि वो मतलब क्या बोलते यही देखिएगा 2016 और 2021 इसमें थोड़ा फर्क बढ़ गया और बीजेपी का मार्जिन भी बढ़ा है। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। दरअसल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस बार आपको याद दिला दें कि भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ा था, नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ी थी जहां उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम गई थी और अब दोबारा भवानीपुर वापस चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, भले ही उपचुनाव हो रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कहीं लोगों में नाराजगी तो नहीं है कि पहले हमारी ये वाली जो सीट थी वो छोड़ दी, अब दोबारा वापस यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रही हैं। और बीजेपी की जो प्रियंका टिब्रेवाल हैं वो कितनी बड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी के सामने? बीजेपी का जो प्रियंका टिब्रेवाल जो मतलब बहुत अच्छा कोई जो मतलब हाईकोर्ट का वकील है और उसका मतलब स्ट्रेटेजी जो है वो मतलब सीधा रूप से यही बोल रहा है कि हम चुनाव जीते और विधायक बने या मुख्यमंत्री बने ये बड़े बात नहीं है। हम
ममता दीदी का खिलाफ इसीलिए खड़ा हो रहा है जिससे ममता दीदी को किसी भी हालत से हराना होगा, क्योंकि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा चल रहा है, करीब 1 लाख का पर भाजपा समर्थक ने जो मतलब घर से बाहर निकल गई और कम से कम 50 से 55 लोगों का खून हुआ है। तो इसका जो केस जो चल रहा है हाई कोर्ट में, इसका सीबीआई इसका जो कारण है, टिब्बल ने हाई कोर्ट पर मामला किया था तृणमूल के खिलाफ, ममता दीदी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और उसका भी जांच चल रहा है। इसी कारण से आप अगर देखें तो लेकिन साथ साथ ये भी देखिएगा, तृणमूल का ओर से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ममता दीदी भवानीपुर में जीतेगा, क्योंकि ममता दीदी पिछले बार भी जीता था भवानीपुर में। तो कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो प्रियंका टिब्रेवाल के सामने बड़ी है, क्योंकि भवानीपुर जो है हमने देखा है पहले भी कि ममता बनर्जी वहां से कई बार चुनाव लड़ी है और उन्होंने जीत भी हासिल की है। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, दरअसल जब चुनाव हुए थे तो चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी हिंसा का सिलसिला वहां पर देखने को मिला था। 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने भी चुनाव आयोग से ये मांग की है कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव लड़ रही हैं और वो वोटरों को प्रभावित कर सकती हैं। किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी इस बार चुनाव आयोग पर? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बड़ी है, और जिस तरह से बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगाती रहती है, तो उसके बाद जो चुनाव आयोग की कार्यशैली है या फिर उस पर जो नजरें हैं हमारी, वो और भी ज्यादा तीखी हो जाती हैं और ज्यादा पैनी रखनी पड़ती हैं फिर। बिल्कुल तो यही जो बात है, फिलहाल पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आती है, चुनाव के समय और चुनाव के बाद में हिंसा लगातार चलता है, इस तो सही बात है। लेकिन साथ साथ ये भी देखिएगा, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति को देखकर वो तो अर्जुन सिंह का घर के सामने जो बम्बई हुआ था, पहले जो घटना हुआ था, इसका जब स्वराष्ट्र मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा तौर से एनआई को ऊपर जांच करने के लिए निर्णय ली। और ये आप भी देखिएगा, क्योंकि बंगाल का प्रशासन के बीजेपी का जो कहना है, बंगाल का प्रशासन आपका पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। सीधा तौर से बीजेपी यही बोल रहा है। बीजेपी का जो दिलीप घोष ने जो अध्यक्ष है बंगाल के, उन्होंने भी ऐसी कहा बंगाल पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन ठीक ठाक नहीं चला रहा है ममता दीदी। लेकिन ममता दीदी का यही कहना है कि बंगाल पे ऐसी प्रशासन है वो तो फिलहाल ठीक है, लेकिन बाहर लखनऊ या यूपी में कहीं भी क्षेत्रों में जहाँ जो मतलब हिंसा इसमें से और भी ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं वो अपना बचाव करती हुई नजर आ रही हैं हिंसा के मुद्दे को लेकर के, और जो ठीकरा है वो दूसरे राज्यों में फोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बंगाल में किस तरह के हालात हैं वो सभी को नजर भी आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे शांतनु बनर्जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो भवानीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उनके सामने चुनौती बड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के साथ प्रियंका टिब्रेवाल मैदान में उतरती हैं, और अब जिस तरह से सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, उसके बाद चुनाव की तैयारियों को लेकर कितने पुख्ता इंतजामात नजर आते हैं। क्या एक बार फिर से वो हिंसा का सिलसिला देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात गुजरात की कर लेते हैं। दरअसल गुजरात में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। राज्य के कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर राजकोट और जामनगर में देखने को मिला है। बादल फटने की वजह से राजकोट में पिछले 24 घंटों में 7 इंच, जबकि जामनगर में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। जूनागढ़ में 6 इंच बारिश के बाद सोनरख और कालवा नदियों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में कई घर डूब गए हैं। वहीं प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और मदद के लिए दूसरे जिलों से भी टीमों को बुलाया जा रहा है। जामनगर के निचले इलाकों में हालात भयानक नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें अब तक 230 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाढ़ के हालात के मद्देनजर शपथ लेने से पहले ही एक्शन में दिखे। उन्होंने जामनगर प्रशासन से बाढ़ के हालात पर बात की और पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में पिछले 5 दिन से जोरदार बारिश जारी है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इन परेशानियों के बीच राहत की बात यह है कि लगातार बारिश की वजह से रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया है। इससे कई शहरों में
पीने का पानी सप्लाई होता है। डैम खाली होने से सप्लाई में दिक्कत होने का अंदेशा था। अब ऐसे हालात बनने की आशंका जो है वो खत्म हो गई है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की कटाई से पहले पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लिए 496 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए हैं। इन पैसों से ये राज्य पराली को जलाने से रोकने और उसे खत्म करने के लिए जरूरी मशीनें खरीदेंगे। इन चारों राज्यों में पराली जलाने से हर साल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ जाता है। आपको बता दें कि अब बजट जारी किया गया है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और हम लगातार हालात देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ जाता है। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि 2021-22 के लिए पंजाब को 235 करोड़, हरियाणा को 141 करोड़, यूपी को 115 करोड़ और दिल्ली को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को 54.99 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन राज्यों में फसल अवशेषों के प्रबंधन के मकसद से कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय योजना के हिस्से के रूप में फंड जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि पराली की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही पंजाब और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाएगी। खरीफ की प्रमुख फसल धान की कटाई अक्टूबर में शुरू होगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पराली जलाना लंबे वक्त से वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में इस मुद्दे को हल करने के लिए 2245.17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अंतरिक्ष में कदमों को और मजबूत करने के लिए भारत अब एफडीआई की नीति में बदलाव करेगा। इसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को भी साथ लिया जाएगा। यह जानकारी इसरो के प्रमुख के सिवन ने CII के एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त दी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को संशोधित किया जा रहा है और ये अंतरिक्ष कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने के लिए बड़े अवसर खोलेगा। ये भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच निरंतर जुड़ाव को सुनिश्चित करेगा और दोनों को फायदा मिलेगा। और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत में विदेशी निवेश के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य निर्धारित करेगा। बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने जून 2020 में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषित अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया था, जिससे अंतरिक्ष स्टार्टअप में बढ़ोतरी हुई। कई स्टार्टअप अंतरिक्ष परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। तो अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कदम जो हैं वो और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारत जो है एफडीआई, जो भारत की नीति है, एफडीआई नीति है, उसमें बदलाव करने के लिए पहल की है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल भारत में पिछले 5 दिनों से कोरोना के रोजाना सामने आ रहे मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 339 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान 37,127 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। केरल में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई है। केरल में सोमवार को कोविड के 15,058 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,90,489 हो गई है। वहीं संक्रमण से 99 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,650 हो गई है। राज्य के 14 जिलों में से त्रिशूर में कोविड के सबसे ज्यादा 2,158 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के मामलों में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम एहतियात बरतना छोड़ दें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से हम सब के बीच से खत्म नहीं हुआ है। और जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक एहतियात बरतना बेहद जरूरी है, नहीं तो कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से फैलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की। समय समय पर हाथ धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपने जीवन में अख्तियार जरूर करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।